हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने ओकेज़न कॉज एंड इफ़ेक्ट को स्टार्ट किया था, जो कि सेक्शन 5 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और ये इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो हुआ करता था सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, अब नोट से इसको कवर करते हैं। सारा एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, अब इसको एक फॉर्मली नोट से पढ़ते हैं और जो भी केस लॉज वगैरह आएंगे उसको भी इसी में कवर कर लेंगे सीधा। ठीक है, और जो 24 मिनट का वीडियो मैं अपलोड किया था उसको आप मैं फिर वहाँ पर कुछ ही पॉइंट्स बताया था, तो इससे अच्छा मैं इसको फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपका वो एक रिवीजन वीडियो की तरह उसको मान लो। ठीक है, और इसको देख लो इस क्लास से। तो ये लास्ट क्लास है किसका, आपका किसका, ये जो क्लास होने वाला है सेक्शन 5 का। दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ सेक्शन 5, ओकेजन कॉज इफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स। आइए तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। तो हमने क्या पढ़ा था भैया, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। चलिए बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई फैक्ट इन इशू से, देखिए ये एक फैक्ट है, एक सेकेंड, ये एक फैक्ट है और ये एक फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट है। अगर ये फैक्ट इस फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, किस तरीके से, ओकेज़न से, कॉज से, इफ़ेक्ट से, स्टेट ऑफ थिंग्स से या फिर अपॉर्चुनिटी से, तो हम इस फैक्ट को क्या मानते थे, रेलिवेंट फैक्ट मानते थे। याद है जी सर। ठीक है, तो अगर कोई फैक्ट इन इशू का क्या बता रहा हो, ओकेज़न बता रहा हो, कॉज बता रहा हो, इफ़ेक्ट बता रहा हो, स्टेट ऑफ थिंग्स और अपॉर्चुनिटी बता रहा हो, तो हम उसको रेलिवेंट मान लेंगे, उसका एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। सारा इलस्ट्रेशन वगैरह कवर कर लिए थे, तो चलिए अब एक एक करके सल्टाते हैं। सबसे पहला क्या था, ओकेज़न। ओकेज़न मतलब क्या, अगर कोई फैक्ट इन इशू का ओकेज़न बताता हो तो हम उस फैक्ट को रेलिवेंट मान लेंगे और उसका एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। ओकेज़न मतलब क्या, ओकेज़न का मतलब होता है वो सारे हालात जिस वजह से, वो सारे हालात जो मेन इवेंट को लीड किए। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में जो बंदा था, मेला में गया और मेला में अच्छा खासा पैसा कमाया और कमाने के बाद लोगों को दिखाया अपना पर्स खोल के कि देखो आज मैं अच्छा कमाई किया हूँ। ये जो अपना पैसा बताना, अपना कमाई के बारे में बताना, पैसा दिखाना, ये क्या है, ये एक ओकेज़न है। ये एक क्या किया, एक स्टेज दिया क्राइम करने का। ठीक है, ओकेज़न कह सकते हैं। ठीक है, सो ओकेज़न सेट्स द स्टेज फॉर द कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, चलिए इसके लिए एक फेमस केस था, कौन सा, आर वर्सेस रिचर्डसन। रिचर्डसन कौन था, रिचर्डसन था आपका बॉयफ्रेंड क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को का कॉटेज में जाके उसका मर्डर कर देता है। वो प्रेग्नेंट रहती है, बाद में उसका जूता का निशान वहाँ पर जो मर्डर स्पॉट पे उसका जूता का निशान आ जाता है और इसके जूते के निशान से बिल्कुल मैच कर जाता है। तो इसमें दो चीज़ का बारे में बताया गया। पहला कि वो जो लड़की अकेले थी कॉटेज में, उसको ओकेज़न माना गया और उसका फैक्ट, उसका अकेला रहना उस कॉटेज में, उसको ओकेज़न माना गया और रेलिवेंट माना गया इस केस में। दूसरा, स्पॉट पे जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर जूते का निशान मिलना, ये इफेक्ट माना गया, मर्डर का इफेक्ट था। ठीक है, तो दोनों रेलिवेंट हो गया। कौन सा केस था, आर वर्सेस रिचर्डसन। द डिसीज्ड गर्ल वाज अलोन एट हर होम एट द टाइम ऑफ मर्डर। द फैक्ट इज रेलिवेंट बिकॉज इट कंस्टिट्यूटेड द ओकेजन टू कमिट मर्डर। क्योंकि उसका अकेला रहना क्राइम को क्या किया, न्योता दिया कि आओ और क्राइम करो, समझे कि नहीं। तो ये है ओके। और एक एग्जाम्पल जो ऑलरेडी ले चुके हैं, फेयर वाला एग्जाम्पल, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉज क्या होता है भाई, कॉज का मतलब होता है कि जो हमारा जो प्रिंसिपल फैक्ट है, वो फैक्ट जो हुआ है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओ माय गॉड, रीज़न क्या है, मतलब सर अगर कोई चीज़ हुआ है तो कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जैसे मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, बताया था, ये आपस में इनका क्या चल रहा है, ये ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग पार्टी के क्या हैं, नेता लोग हैं। ठीक है, इलेक्शन में ये जीत जाता है, ठीक है, और जीतने के बाद इसका मर्डर हो जाता है। तो आप क्या कहोगे, इसका मर्डर के पीछे का रीज़न क्या है, इलेक्शन है। इलेक्शन अगर नहीं जीतता तो इसका मर्डर नहीं होता, समझे। तो इलेक्शन क्या है, कॉज बन गया इसके मर्डर का।
समझे? अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल, ये बंदा है, इसका डेथ हो जाता है। कैसे डेथ होता है? एक्सीडेंट से। ओ माय गॉड। तो आप क्या कह सकते हो, ये जो बंदा मरा है इसका पीछे का रीज़न क्या है? एक्सीडेंट है रीज़न। ओ माय गॉड, समझे? तो कॉज जो होता है वो रीज़न बताता है। फॉर एग्जांपल, एक जंगल में, ये है जंगल, ये क्या है? जंगल है। अब जंगल में आग लग गया, देखो धधकता हुआ आग। जंगल क्या होता है? जल जाता है, ठीक है। तो पता चला वहाँ पर क्या हुआ था, जंगल में बिजली मार दिया था। क्या? बिजली के वजह से क्या हुआ? जंगल में आग लग गया। तो बिजली का मारना क्या हुआ? लाइटनिंग के वजह से क्या हुआ? जंगल में आग लगा। तो ये जो लाइटनिंग था वो क्या बना? रीज़न बन गया। ओ माय गॉड, यानी बिजली क्या बन गया? लाइटनिंग क्या बन गया? कॉज बन गया। क्या होने का? आग लगने का, ठीक है। तो कॉज क्या होता है? ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। सर मोटिव भी तो वही होता है। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, मोटिव और कॉज में बहुत फ़र्क है। कॉज है बहुत ब्रॉडर टर्म, ठीक है, और आपका मोटिव है नैरो टर्म, ठीक है। और मोटिव हमेशा हम लोग मेंटल इंटेंशन को बताते हैं। जब भी मोटिव बताते हैं तो वो मेंटल कंडीशन को बता रहा होता है, और ये हमेशा ह्यूमन को लेके होता है। क्या? मोटिव। लेकिन कॉज हमेशा, कॉज जो होता है वो ह्यूमन को भी लेके हो सकता है और नॉन ह्यूमन को भी लेके हो सकता है। जैसे एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, क्रैश होने के पीछे का रीज़न क्या पता चला? कि भैया मशीन का फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो फ्यूल का ख़त्म हो जाना वो क्या बन गया? कॉज बन गया, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे क्या, फ्यूल जो ख़त्म हो गया वो मोटिव बन गया? ऐसा नहीं बोलोगे, समझ में आया? ओके। तो कॉज ब्रॉड टर्म होता है और मोटिव नैरो टर्म होता है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो, ये अगर कॉज है तो ये क्या है? मोटिव। ओ माय गॉड, समझे? यानी क्या, हर एक मोटिव कॉज होता है लेकिन हर कॉज मोटिव नहीं होता। समझे? तो हर कॉज मोटिव नहीं हो सकता लेकिन हर मोटिव कॉज बन सकता है। वेरी गुड, समझ में आया? और कभी कभी दोनों ओवरलैप भी करते हैं, जैसे इस बार एग्जांपल में कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। कॉज ब्रॉडर होता है, मोटिव नैरो होता है, नैरो टर्म है वो। अच्छा, कॉज का मतलब होता है तुम्हारा नेचुरल इवेंट, एक्सीडेंट, मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एक्शंस, उसको कॉज बोलते हैं। मोटिव का मतलब होता है सिर्फ ह्यूमन में अप्लाई होता है बिकॉज इट इज़ लिंक टू मेंटल इंटेंशन। मेंटल इंटेंशन से मोटिव जो होता है मेंटल इंटेंशन से लिंक रहता है हमेशा, ठीक है। कॉज बिना मोटिव के भी एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मोटिव हमेशा सबसेट होता है कॉज का, ठीक है। हर एक मोटिव एक कॉज बन सकता है लेकिन हर एक कॉज मोटिव नहीं बन सकता। मैं आपको यहीं पर बता दिया था, ठीक है। क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये है कॉज और ये है आपका मोटिव, ठीक है। तो ये जो मोटिव है कॉज के अंदर है ना, तो मोटिव तो कॉज है लेकिन ये जो कॉज है मोटिव है क्या? नहीं है, समझे? अच्छा, आइए डिफरेंस दोनों का बीच देख लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे समझने के लिए है। देखिए, कॉज क्या होता है? ब्रॉडर टर्म है, मोटिव नैरो टर्म है। अच्छा, कॉज क्या ह्यूमन नॉन ह्यूमन दोनों के लिए यूज़ होता है? बिल्कुल। और मोटिव हमेशा ह्यूमन के लिए यूज़ होता है। ओके, कॉज जो होता है वो एक्सटर्नल होता है क्या? जी हाँ। और मोटिव क्या होता है? इंटरनल होता है, मेंटल इंटेंशन को बताता है। और ये एक्सटर्नल होता है, ये नेचुरल हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है और ये इन रिलेशन टू ह्यूमन होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ए बी का मर्डर कर देता है, तो ए बी का मर्डर क्यों करता है उसके पीछे का रीज़न अगर खोजोगे तो पता चलेगा। मान लो ए बी का इंसल्ट किया था, तो इंसल्ट करना क्या बन गया? कॉज बन गया, जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहता था। तो बदला क्या हो जाएगा? मोटिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसी तरीके से कॉज और भी बन सकता है। स्टैबिंग का मारना, स्टैबिंग की वजह से उसका मौत हुआ है तो वो भी कॉज बन सकता है। अच्छा, बारिश की वजह से बाढ़ आ गया तो बारिश का होना कॉज बता रहा है। तो यहाँ पर मोटिव है क्या? नहीं है, मोटिव नहीं है, सिर्फ कॉज है। लाइटनिंग की वजह से जंगल में आग लगा तो ये क्या है? सिर्फ कॉज है, मोटिव नहीं है, ठीक है। आइए, एग्जाम्पल बताया था आपको, दो लोगों के बीच होता है इलेक्शन। एक बंदा इलेक्शन में जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। जो जीतता है उसका मर्डर हो जाता है। तो पता चलता है क्या कि इसके मर्डर के पीछे का रीज़न क्या है? इलेक्शन है। तो इलेक्शन जो हुआ वो तो एक्सटर्नल चीज़ हुआ ना, तो इलेक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल चीज़ है। इलेक्शन को क्या बोलेंगे? कॉज।
और जीत हारने के वजह से वो बदला लेना चाहता था, अपने ओपोनेंट को हटाना चाहता था, तो उसको क्या बोलेंगे? मोटिव। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर कॉज क्या बन गया? इलेक्शन का रिजल्ट। मोटिव क्या बन गया? वो उसका बदला, वो अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट को हटाना चाहता था, वो मोटिव बन गया। ठीक है सर, समझ में आ गया? और थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल देंगे। आइए समझते हैं, डाउरी केस समझते हैं। डाउरी केस मतलब दहेज का केस। देखिए, एक वाइफ है जो कि सुसाइड कमिट कर ली है और उसका इल्ज़ाम उसके पति पर लगा है कि वही भड़काया है सुसाइड करने के लिए। तो इसमें कॉज क्या पता चलेगा? कॉज क्या होगा इसमें? कॉज होगा तुम्हारा उसके हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड के फैमिली के द्वारा मांगा गया कंटिन्यूस डिमांड। वो लोग जो मांगते थे उसको कॉज बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोटिव किसको बोलेंगे? मोटिव बोलेंगे ए वांटेड मोर डाउरी फ्रॉम बीज पेरेंट्स फॉर फिनेंशियल बेनिफिट। उसको पैसा का ज़रूरत था। ठीक है, पैसा वो चाहता था, तो ये मोटिव बन जाएगा। और उनका डाउरी का जो कंटिन्यूस डिमांड था, कंटिन्यूस जो प्रेशर वो दे रहे थे, वो कॉज होगा। ठीक है। और ये जो पैसा चाहता था ज़्यादा फिनेंशियल बेनिफिट के लिए, हम इसको क्या बोलेंगे? मोटिव बोलेंगे। ठीक है। तो कॉज हैरेसमेंट है, जो हैरेसमेंट हो रहा था, और जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। और मोटिव जो डिज़ायर फॉर डाउरी है, वो तुम्हारा क्या है? मोटिव है, जो कि मेंटल रीज़न है। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से एग्जांपल 3 तो देखो, बिजनेस वाला एग्जांपल है। ठीक है। देखो, ए पर चार्ज लगता है बी के मर्डर का। तो इसमें सामने समझ में आया क्या कि बी क्या करता है? एक नया शॉप खोला रहता है ए के दुकान के सामने। होता है ना आजकल, एक बंदा खोला तो उसका देखा देखी आप भी खोल लिए। तो ए का दुकान खुला था, बी जाकर उसके सामने और एक उसी का सेम टाइप का दुकान खोल लिया। रिड्यूसिंग एज इनकम, जिसकी वजह से ए का इनकम आना बंद हो गया। तो दुकान का खोलना, ए का इनकम का कम होना, ये क्या है? एक्सटर्नल रीज़न है। इसको कॉज बोलेंगे। वेरी गुड। मोटिव क्या होगा? ए वांटेड टू रिमूव हिज राइवल। ओ माय गॉड, ए चाहता था कि उसका कंपटीटर कम हो जाए, वो मार्केट शेयर गेन करना चाहता था, तो वो मोटिव हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है, लेकिन आप थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा कि ये सब डिफरेंस बताने वाले। ठीक है। चलिए, लव अफेयर का देखते हैं। ए पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने बी को मारा है। ठीक है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। ओके, सॉरी, ए किल्स बी हु वाज इन लव विद एज गर्लफ्रेंड। ओके, ए क्या किया है? दूसरे, एक लड़का है, वो भी दूसरे लड़कों को, ए एक लड़का है, बी भी एक लड़का है, एक लड़का दूसरे लड़के को मार दिया। ठीक है। क्यों मारा? क्योंकि जो दूसरा लड़का था वो पहले लड़के की गर्लफ्रेंड से बात करता था। ठीक है, लव ट्रायंगल का चक्कर था, एक लड़का दूसरे को मार दिया। ठीक है। तो कॉज क्या पता चला? बी वॉज सीन फ्लर्टिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस टू एज गर्लफ्रेंड। तो बी जब भेज रहा होता है मैसेज ए के गर्लफ्रेंड को, ठीक है, फ्लर्टिंग मैसेज भेज रहा होता है, ठीक है, ए की गर्लफ्रेंड को, तो ए पढ़ लेता है। तो इसका पढ़ना, जिसके वजह से उसको प्रोवोकेशन हुआ, तो ये कॉज बन गया। और ए वांटेड टू टेक रिवेंज, ए बदला लेना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था, ये साइकोलॉजिकल इंटेंशन बन गया, जो कि मोटिव कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक चलिए इनहेरिटेंस का केस देखिए। दो भाइयों के बीच एक भाई पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दूसरा भाई का कत्ल किया है। तो सामने क्या फैक्ट सामने एक फैक्ट आता है। क्या फैक्ट आता है कि भैया बी जो था वो अपना प्रॉपर्टी को डिवाइड करने से मना कर रहा था। यानी ये क्या है? एक्सटर्नल रीज़न है, वो मना कर रहा था, प्रॉपर्टी नहीं बांटूंगा, तो ये कॉज बन गया। लेकिन मोटिव क्या बना? ये चाहता था फुल कंट्रोल, प्रॉपर्टी पे पूरा कंट्रोल वो चाहता था, तो ये मोटिव बन गया। तो देखेंगे तो भाई एक साइड के दोनों दो पहलू हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं थोड़ा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 6 नंबर है ऑफिस राइवलरी, डिफामेशन। ए पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने बी का अफवाह उड़ाया है, उसके बारे में गलत सलत फैलाया है। ठीक है, उसके वर्क प्लेस में। कौन? ए पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने क्या किया है? बी का नाम खराब किया है, उसके बारे में गलत सलत फैलाया है। ठीक है। तो सामने से ये पता चलता है कि ऐसा उसने क्यों किया। बी गॉट प्रमोटेड ओवर ए डिस्पाइट एज सीनियरिटी। बी को प्रमोट किया गया जबकि ए उससे सीनियर था। ए सीनियर होने के बावजूद ए को प्रमोट नहीं किया गया
और बी को प्रमोट किया गया। तो बी को प्रमोट किया गया मतलब क्या हुआ, बी का जो प्रमोशन है वो एक्सटर्नल रीज़न है, कॉज बना, ठीक है, जिसकी वजह से ए गुस्सा हो गया या फिर ये लड़की का ज़्यादा सोचो, लड़कियों का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लड़की अगर सोचते हैं तो एक लड़की क्या कर रही है, दूसरी लड़की का अफवाह फैला रही है, इसलिए फैला रही है क्योंकि वो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, ठीक है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, जबकि वो सीनियर रहती है लेकिन उसके जूनियर को प्रमोशन मिल जाता है। तो इसका प्रमोशन नहीं मिलना कॉज बन गया, और ये जो दूसरे का रेपुटेशन ख़राब करना चाहती थी वो क्या बन गया, मेंटल इंटेंशन बन गया, इसी को मोटिव बोलेंगे, ठीक है। रिवेंज आफ्टर इंसल्ट, ए ने बी को मारा है, ठीक है, लकड़ी से। क्यों मारा, पता चला कि बी क्या किया था, दोस्तों के सामने इंसल्ट किया था ए का, ठीक है। बी, ए अटैक्स बी विथ स्टिक, ठीक है, ए ने बी को मारा है, पूरा लकड़ी से मारा है। क्यों मारा, पता चला बी उसका मजाक उड़ाया था दोस्तों के सामने, तो दोस्तों ने जो मजाक उड़ाया था, मजाक का उड़ाना क्या हुआ, इंसल्ट जो हुआ क्या हुआ, कॉज बना। और ये क्या चाहता था, उसका बदला चाहता था, ये क्या हो गया, मोटिव बन गया, बिल्कुल। तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो कॉज हमेशा आपका एक्सटर्नल होगा, क्या हुआ जिसके वजह से आपका प्रिंसिपल फैक्ट हुआ वो कॉज बताता है, जैसे प्रोवोकेशन हो गया, इमीडिएट ट्रिगर हो गया। मोटिव का मतलब होता है हमेशा इंटरनल, ये आपका मेंटल इंटेंशन को बताता है, और ये इंटेंडेड पर्पस होता है, ठीक है, ख़त्म, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। ये पूरा नोट्स लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। आइए तीसरा नंबर पढ़ते हैं, ये जानेंगे कि क्या है तीसरा, इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का सबूत दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल फैक्ट घटा है तो प्रिंसिपल फैक्ट का हम लोग इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जो कि रेलिवेंट माना जाएगा एज पर सेक्शन 5। मतलब अगर कोई फैक्ट इफ़ेक्ट बताता हो प्रिंसिपल फैक्ट का, तो उस फैक्ट का हम एविडेंस दे सकते हैं। जैसे सर पहले पढ़ते हैं, चलिए, ये सब तो पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा दे चुका हूँ, फुटप्रिंट्स, ब्लड का निशान वगैरह, सब उसी का एग्जाम्पल है। देखिए, एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस सर्टन इफेक्ट्स और कंसिक्वेंसेस। हर एक एक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस प्रोड्यूस करता है। दिस इफेक्ट्स आर रेलिवेंट बिकॉज दे डू नॉट ओनली रिवील द एक्ट। ये इसलिए रेलिवेंट हैं बिकॉज ये सिर्फ एक्ट को नहीं बताते, बल्कि ये उसके नेचर को समझने में हेल्प करते हैं। सो द एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स विच शो द इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट। तो जो भी फैक्ट प्रिंसिपल फैक्ट के इफेक्ट को बताता है, उस फैक्ट का आप एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो। जैसे मर्डर के केस में इफेक्ट क्या होगा, अगर कोई बंदा दूसरे बंदे का मर्डर किया है तो इफेक्ट क्या होगा मर्डर का, खून पड़ा होगा नीचे, इंजरी लगा होगा, जूता का निशान वगैरह होगा, स्ट्रगल का निशान होगा, ये सब क्या होगा, मर्डर का इम्पैक्ट है, मर्डर का इफेक्ट है। अगर कोई सुसाइड किया है तो उसका इफेक्ट अलग होगा, ठीक है, जैसे रस्सी का मार्क्स, पॉइजन का मिलना, ये सब क्या है, सुसाइड का क्या है, इफेक्ट है। उसी तरीके से ये जनरल कैटेगरी है, मान लो कोई स्क्रैच मिला, पॉइजन का सिम्टम मिला, फिंगरप्रिंट मिला, ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल है इफ़ेक्ट्स के, जो कि मेन एक्ट को कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गया सर? इफ़ेक्ट को लेके कोई एग्जाम्पल, कोई केस लॉ नहीं क्या है, क्या भाई है, आर वर्सेस रिचर्डसन। सर ये तो वही वाला है, गर्लफ्रेंड वाला केस। हाँ, गर्लफ्रेंड अकेले थी कॉटेज में, बॉयफ्रेंड गया मार दिया। क्यों मारा? प्रेग्नेंट थी, वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी में उसका नाम खराब हो, तो ये कॉज भी बन सकता है, बिल्कुल। हाँ, अब देखिए हम लोग तो इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं, इफ़ेक्ट के लिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ये जो मारता है इसका जूते में जो कीला लगा होता है, उसका जूता का जो फुटप्रिंट है क्राइम सीन से मैच कर जाता है, तो वो इफेक्ट बन गया। और क्या, वही लिखा है, देखो, इन दिस केस अ गर्ल वाज किल्ड इन द कॉटेज, द सीन ऑफ द क्राइम शोड दैट द प्रिंट्स ऑफ द फुट स्टेप्स वेर सजेस्टेड दैट द एक्यूज्ड मस्ट हैव worn the shoes which had iron knobs or nails in them। oh my god, जब क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया गया तो पता चला जो बंदा यहाँ पर आया था उसका जूता में कील लगा हुआ है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। तो ये इफेक्ट था फैक्ट इन इशू का, ठीक है। अगर कोई बंदा पॉइजन के वजह से मर जाता है तो पॉइजन का जो सिम्टम्स हुआ वो इफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर सी, ठीक है। चलिए, ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट।
अपॉर्चुनिटी क्या होता है सर? अपॉर्चुनिटी मतलब देखिए, क्राइम में अपॉर्चुनिटी भी बड़ा खेल खेलता है, ठीक है, क्योंकि कोई अगर बंदा क्राइम किया है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खोजा होगा तभी वो क्राइम किया है, समझे? अब देखिए, अगर कोई फैक्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हो फैक्ट इन इशू का, तो उस फैक्ट का एविडेंस आप दे सकते हो कोर्ट में। तो वही लिखा, देखिए, अपॉर्चुनिटी हियर मीन्स एन सर्कमस्टांस विच गिव्स अ चांस फॉर द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट टू हैपन। अगर कोई चीज़ फैक्ट इन इशू को या फिर रेलिवेंट फैक्ट को होने के लिए चांस देता है तो उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। मेनी टाइम्स ऑफेंडर सिलेक्ट्स स्पेसिफिक टाइम और सिचुएशन फ्रॉम देयर रूटीन टू कमिट द ऑफेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफेंडर क्या करता है, उनका जो रूटीन टाइम में से कुछ स्पेसिफिक टाइम वो लोग चुनते हैं क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है, उसी को अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। एनी फैक्ट शोइंग दैट द एक्यूज्ड हैड अ चांस और एक्सेस टू द कमिट द ऑफेंस इज रेलिवेंट। तो अगर कोई फैक्ट ये बताता है कि एक्यूज्ड के पास चांस था कोई चीज़ करने का, उसके पास एक्सेस था कोई चीज़ करने का, तो हम बोलेंगे भैया वो फैक्ट रेलिवेंट है एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, ये सेपरेट इवेंट नहीं होता, ये डायरेक्टली लिंक होता है तुम्हारा प्रिंसिपल फैक्ट से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, where the accused told his fellow workers that he was going to attend some personal matter at the same time the offense occurred। मैं बताया था आपको कि भैया एक बंदा है जो जॉब करता है 9 to 5, 2 घंटे के लिए वो अपने बॉस को कहकर आता है कि भैया मेरा पर्सनल काम है, जा रहा हूँ शादी अटेंड करने। वही 2 घंटे में क्या करता है, काम तमाम करके आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 2 घंटे के लिए वो जो गायब था, उस 2 घंटे का हम लोग सबूत दे सकते हैं और वो रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि ये 2 घंटा उसको क्या दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया क्राइम करने का, ठीक है। सो इट शोज द एक्यूज्ड हैड अपॉर्चुनिटी टू कमिट द ऑफेंस, तो हिज एब्सेंस गिव्स हिम अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम, ठीक है। इसके लिए कोई केस है क्या? बिल्कुल है। केस का नाम है आर वर्सेस डनलेन। क्या है? आर वर्सेस डनलेन। ओके, क्या हुआ था? इन दिस केस द डिसीज यूज टू टेक मेडिसिन। इस केस में क्या हुआ था, जो मृतक महिला है वो, अब महिला की कौन है क्या मालूम, ओके, जो डिसीज्ड है, ओके, जो भी है वो मेडिसिन लिया करता था, ठीक है। मान लो यार लड़की थी, उनको मालूम नहीं ये है कौन, वैसे मान लो कोई लड़की है जो मेडिसिन लिया करती थी इन अ रूटीन मैनर में, विच वॉज गिवन बाय हर मदर। हाँ, बाय हर मदर, ठीक है। मतलब लड़की कोई है, ऐसा सोचो कि ये कौन है, ये लड़की है, ओके, ये कौन है, ये गर्ल है, गर्ल नहीं लिखता हूँ, क्या क्या लिख रहे हैं सर, ये है बेटी, ये है माँ, ये है माँ, ठीक है। माँ बेटी को क्या दे रही है? मेडिसिन दे रही है, ठीक है। तो डिसीज यूज टू टेक मेडिसिन इन रूटीन मैनर विच वॉज गिवन बाय मदर। मदर उसको अपनी मेडिसिन खिलाती थी, ठीक है। द एक्यूज्ड न्यू द रूटीन ऑफ द मेडिसिन। एक्यूज्ड को पता था, मान लो ये एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड है, इसको पता था इसके बारे में कि कब मेडिसिन खिलाया जाता है, ठीक है। वन डे ही रिप्लेस द बॉटल ऑफ मेडिसिन विद द बॉटल ऑफ पॉइजन। जब माँ हर दिन खिलाती रहती है बेटी को मेडिसिन, एक्यूज्ड क्या करता है, बोतल को चेंज कर देता है, ठीक है। तो मदर इनोसेंटली, बिना उसको कुछ मालूम भी नहीं है, पॉइज़न खिला देती है दवाई सोच के। तो यहाँ पर ये पता चला जो एक्यूज्ड था, एक्यूज्ड को जो उसका टाइम के बारे में नॉलेज था कि कब वो मेडिसिन खाती है, कितना बजे खाती है, ये सब जो नॉलेज था उसको क्या माना गया? अपॉर्चुनिटी माना गया। दूसरा, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी हुआ। सो नॉलेज ऑफ द एक्यूज रिगार्डिंग द हैबिट के बारे में, रूटीन के बारे में, उसको रेलिवेंट माना गया क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दिया क्राइम करने के लिए, ठीक है। आर वर्सेस डनलेन। सर अब तो समझ में आ गया जो, लेकिन एक डाउट है। क्या सर? ओकेज़न और अपॉर्चुनिटी तो सेम लग रहा है सर हमको। देखिए, ओकेज़न और अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको लग सकता है कि दोनों सेम है, लेकिन ओकेज़न एंड अपॉर्चुनिटी दोनों अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। क्या है आइए समझते हैं।
इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, मैं इसको पढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। ये मतलब इसको, इसका जो क्या है कंपैरिजन है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, ओकेज़न और अपॉर्चुनिटी दोनों एक ही चीज़ जैसे हैं। देखिए ये क्या है सर, बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग को मानो आप क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है पूरा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो तीसरा फ्लोर है, हम उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। सॉरी, ये बिल्डिंग ओकेज़न है, अपॉर्चुनिटी बोल दिया क्या, हाँ। ये जो बिल्डिंग है पूरा वो ओकेज़न है, लेकिन तीसरा नंबर फ्लोर हम उसको अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी और ओकेज़न में फ़र्क है। जैसे हमारे पहला वाले एग्जांपल में याद करो, जो बंदा गया था मेला देखने, वहाँ पर सबको बताया कि आज अच्छा कमाई हुआ है, सबको पैसा दिखाया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर वो तो अपॉर्चुनिटी हुआ ना। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो ओकेज़न हुआ। लेकिन जैसे ही वो आगे गया तो वहाँ पर जो एक्यूज्ड था उसको देखा अकेले में उस पर हमला कर दिया, लूट लिया, तो उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। समझ में आया? ओके। तो अगर ओकेज़न को अगर हम लोग फ्लैट बताएं तो अपॉर्चुनिटी उसका एक रूम होगा। ओ माय गॉड। तो ओकेज़न मतलब पूरा बैकग्राउंड, पूरा सेटिंग को ओकेज़न बोलते हैं, और अपॉर्चुनिटी मतलब स्पेसिफिक चांस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये पूरा बिल्डिंग को अगर मैं बोलूँ ओकेज़न है, तो अपॉर्चुनिटी उसमें से वो पर्टिकुलर बिल्डिंग कहलाएगा, पर्टिकुलर रूम कहलाएगा, ठीक है। तो ओकेज़न इक्वल्स टू, हमारे वाले एग्जांपल में फ्लैट बोलो, बिल्डिंग बोलो, बैकग्राउंड बोलो, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है उस बैकग्राउंड में, उस फ्लैट में पर्टिकुलर रूम को हम लोग बोलेंगे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आइए समझते हैं। जिससे ए गया था पैसा लेकर, ठीक है, अकेले, और सबको दिखाता है, ये क्या था, ओकेज़न था। ए उसको फॉलो करता है और अकेला जगह देखकर उस पर हमला कर देता है, तो ये क्या हुआ, प्रिसाइज मोमेंट, वो मोमेंट को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ओकेज़न और अपॉर्चुनिटी में फ़र्क कैसा होता है, आइए समझते हैं। रॉबरी वाला केस, वही वाला, बंदा 50,000 रुपये लेके गया, सबको दिखाया देखो अच्छा कमाई हुआ है, तो वो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड बता रहा है, सॉरी ओकेज़न होगा, अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ, क्या बता रहा है, ओकेज़न। अपॉर्चुनिटी क्या होगा, ए उसका पीछा करता है और अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है, तो ये क्या होगा, अपॉर्चुनिटी। तो रॉबरी केस में ओकेज़न क्या हुआ, सबको पैसा दिखाना, अच्छा कमाया हूँ, ओकेज़न। लेकिन जैसे वहाँ पर वो अकेला मिला, उस पर हमला कर दिए, तो ये अपॉर्चुनिटी। मर्डर केस, ओकेज़न क्या होगा बताओ मुझे। बी लिव्स एलोन इन आइसोलेटेड हाउस फॉर फार फ्रॉम द टाउन। एक लड़की है, पूरा टाउन से दूर में रहती है, अकेला घर में, तो भैया अकेला रहती है, टाउन से दूर रहती है, सुनसान में रहती है, ये क्या बता रहा है, एक ओकेज़न बता रहा है, एक बैकग्राउंड बता रहा है, समझे कि नहीं। ओके। अब मान लो एक बंदा उसका घर चला जाता है जब कोई नहीं रहता, तो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो स्पेसिफिक चांस को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। थेफ्ट केस सोचो, बी हैज़ हैबिट ऑफ लिविंग हिज शॉप ओपन एंड अनअटेंडेड ड्यूरिंग द लंच आवर्स। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं, इनफैक्ट मैं भी जब छोटा था तो मेरे पापा जब भी दुकान खोलते थे, लंच टाइम में वो खुला दुकान को छोड़ के आ जाते थे लंच के लिए, ठीक है। तो मेरे पापा का लंच में घर आ जाना लंच के लिए और दुकान को खुला छोड़ देना, ये क्या बता रहा है, अपॉर्चुनिटी की ओकेज़न। ये ओकेज़न बता रहा है मेरे भाई, ये एक क्या दे रहा है, एक स्टेज दे रहा है क्राइम करने के लिए। अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्या होगा सर, अपॉर्चुनिटी ये होगा, ए एंटर्स द शॉप ड्यूरिंग वन सच लंच ब्रेक एंड स्टील द कैश। मतलब पूरा टाइम को देखे, एग्जैक्ट टाइम देखा, भैया कोई नहीं आ रहा है, ये सही मौका है, जैसे ही लंच में गए हैं तुरंत हमला कर दो, इसको अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। तो दोनों देखिए लगता है दोनों सेम है, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन आपको बस समझने के लिए मैं सारा एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। और एक तो केस देख लेते हैं, चलिए 2 केस और है। असॉल्ट वाला केस, पॉलिटिकल पार्टी वाला, ये अलग है थोड़ा। देखिए, 2 राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स गैदर इन द सेम एरिया ड्यूरिंग द रैली होता रहता है, 2 पॉलिटिकल पार्टी लोग एक ही एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का इकट्ठा होना ये क्या बता रहा है, एक बैकग्राउंड बता रहा है, एक सर्कमस्टांसेस बता रहा है, ये ओकेज़न हुआ।
ए क्या करता है, ए स्पॉट्स राइवल बी अलोन ड्यूरिंग द रैली एंड अटैक्स हिम। ठीक है, ए स्पॉट्स राइवल बी अलोन ड्यूरिंग द रैली एंड अटैक्स हिम। तो ये क्या करता है, बी पर अटैक कर देता है रैली के दौरान। तो ये क्या किया, स्पेसिफिक चांस को यूज़ कर लिया, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। डाउरी हैरेसमेंट का केस देखो, लड़की है उसको बार बार परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए। तो ये जो बार बार परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए, इसको क्या बोलेंगे, ओकेजन बोलेंगे। ये एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या होगा, वन डे बी इज़ लेफ्ट अलोन एट होम एंड शी कमिट सुसाइड। एक दिन वो अकेले थी घर में, तो अपॉर्चुनिटी मिला और सुसाइड कर ली। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी होगा। तो अगर मैं फॉर्मूला हिसाब से देखूं तो ओकेजन का मतलब होता है जनरल बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड, जनरल बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस जिसके वजह से क्राइम पॉसिबल हुआ। और अपॉर्चुनिटी मतलब इमीडिएट चांस टू एग्जीक्यूट द एक्ट, इमीडिएट चांस, वो स्पेसिफिक मोमेंट जिसके वजह से क्राइम हुआ। ठीक है, ये है। आइए लास्ट हमारा, और ये लास्ट सेक्शन, ये लास्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या सर, आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। तो सबसे पहली बात ये समझिए, अगर कोई फैक्ट इन इशू का स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहा है या फिर रेलिवेंट फैक्ट का स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहा है, आप उसका एविडेंस दे सकते हो और वो रेलिवेंट होगा। क्या बोल रहा है देखिए, फैक्ट्स शोइंग द कंडीशंस और द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द प्रिंसिपल फैक्ट हैपेंड। तो वो फैक्ट जो कंडीशन बताते हैं, वो फैक्ट्स जो सर्कमस्टांसेस बताते हों, जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिस कंडीशंस के अंदर प्रिंसिपल फैक्ट हुए हैं, उनको रेलिवेंट माना जाएगा और एविडेंस उनका दिया जा सकता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़ के बीच रिलेशन कैसा था, वो भी स्टेट ऑफ थिंग्स में आएगा। हेल्थ का कंडीशंस कैसा था, वो भी स्टेट ऑफ थिंग्स में आएगा। हैबिट्स ऑफ द विक्टिम एक्यूज्ड, ये भी स्टेट ऑफ थिंग्स में आएगा। ठीक है, रतन वर्सेस रेजिनेम का केस देखो, इसमें क्या हुआ था। इन दिस केस द एक्यूज्ड वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर शूटिंग डाउन हिज वाइफ। होता क्या है, रतन वर्सेस रेजिनेम का केस देखो, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ। इसको ये क्या करता है, शूट डाउन, इसको शूट कर देता है। ठीक है, वाइफ को मार देता है गन से, और बदले में क्या डिफेंस लेता है कि भाई एक्सीडेंट से लग गया गोली। सामने से एक फैक्ट पता चलता है कि एक्यूज वाज अनहैप्पी विथ हिज वाइफ। पता चलता है कि भाई ये जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ से खुशी नहीं था, वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एक औरत से। तो उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था दूसरी औरत से, तो इस अफेयर को हम लोग बोल सकते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज़। ठीक है, तो इसका हम एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं कि भैया देखो ये इसलिए मारा है क्योंकि इसका एक रिलेशन चल रहा था, तो ये स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहा है और ये रेलिवेंट होगा। ख़त्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 5, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो समझ में आ गया। तो ये सारा एग्जाम्पल है और सारा नोट्स है जो मैं आपको बता दिया। अच्छे से पढ़िएगा और कुछ डाउट है तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ मुझे क्लास कैसा लग रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 6 में, जो कि बताता है मोटिव और प्रिपरेशन के बारे में। अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।